नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूं आपके साथ। आगे भी हमारी परीक्षाएं हैं, जैसे आगामी परीक्षा वे DSSB की है, UKLT की है, UPLT की है और आगे चलकर कोचिज का भी जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी हम तैयारी करवा रहे हैं साथ साथ। और भाई इनसे भी क्वेश्चन आएंगे और जो अलग होगा उसके लिए स्पेशल भी कोच की जो क्लास होंगी वो हम जरूर चलाएंगे। आगे चलते हैं और उससे पहले मैं सिलेबस भी बता दूंगा। पहले प्राथमिकता भाई दो एग्जामों को है, DSSB और UPLT के लिए भी बाकी जितने भी स्टेट्स हैं सबके जो फिजिकल एजुकेशन के टेस्ट हैं, एग्ज़ाम हैं, उनके लिए हमारी वीडियो बहुत ही लाभदायक है भाई। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह टेस्ट सीरीज नंबर 28। वह कारक जिससे स्वास्थ्य समस्याओं को प्राथमिकता देने में ध्यान में रखना चाहिए। वह कारक जिसे स्वास्थ्य समस्याओं को प्राथमिकता देने में ध्यान में रखना चाहिए। द फैक्टर दैट वन शुड कंसीडर इन प्रियोरिटाइजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स आर। भाई वह कौन सा कारक है जिसे स्वास्थ्य समस्याओं को प्राथमिकता देने में ध्यान में रखना चाहिए। समस्या का परिणाम, समस्या के परिचयन की संभाव्यता और चिंता का स्तर। मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, फैसिलिटी ऑफ एड्रेसिंग द प्रॉब्लम, चिंता का स्तर, लेवल ऑफ कंसर्न, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है वही कौन सा कारक, समस्या का परिणाम, समस्या का परिचयन और संभाव्यता और चिंता का स्तर, ये सभी कारक ध्यान में रखने चाहिए। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा डेंगू के लक्षण या संकेत नहीं है। भाई आप मांसपेशियों में, जोड़ों में दर्द, खांसी व जुकाम, असहजता, उपरोक्त सभी। तो भाई डेंगू जो है बुखार वो किससे होता है, वो एडिज इजिप्टी नामक मच्छर से होता है। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, बोन ब्रेकर फीवर। हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है भाई, डेंगू को। और यह किससे होता है, एडिज इजिप्टी नामक मच्छर से। और इसका जो वायरस है वो है अरबो। डेंगू का वायरस है अरबो वायरस, आपको ये भी याद रखना है। हड्डी तोड़ बुखार, बोन ब्रेकर फीवर किसे कहा जाता है, डेंगू को। तो इसमें क्या क्या होता है, मांसपेशी, जोड़ों में दर्द, बिल्कुल भाई, खांसी जुकाम, असहजता, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। और यह वायरस जन्य रोग है, एडिज इजिप्टी नामक मच्छर इसका वाहक है और इसका वायरस है अरबो। आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। अस्थिबंध में एक चोट, लिगामेंट में अस्थिबंध में एक चोट है जो अति दबाव का परिणाम है और अस्थिबंध तंतु के या उसके जुड़ाव को हानि करता है। इज एन इंजरी टू ए लिगामेंट रिजल्टिंग फ्रॉम ओवर स्ट्रेस विच causes some degree of damage to a ligament fiber, their attachment। अस्थिबंध एक चोट है जो अति दबाव का परिणाम और अस्थिबंध तंतु या उसके जुड़ाव की हानि करता है। इतनी मुश्किल हिंदी दे रखी है भाई, समझने में भी आपको दिक्कत आए तो भाई आपको ये तो समझ में आएगा भाई अस्थिबंध की चोट क्या है। इनमें आसान है, खिंचाव, स्ट्रेन, सप्रेन, विदारण, लैक्रेशन या अस्थिभंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भाई, आप अपना आंसर लगा लीजिए। तो इसका राइट आंसर है मोच। मोच अस्थिबंध का खिंच जाना या टूट जाना है। मोच 3 लेवल पर होती है भाई। जो भाई प्रथम स्तर की प्राथमिक मोच में होता है क्या, उसमें लिगामेंट खिंच जाते हैं। दूसरे स्तर की में, मध्यम मोच में, लिगामेंट कुछ खिंच जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं। और जो पूर्ण मोच है उसमें पूरी तरह से लिगामेंट टूट जाते हैं और हलचल भी बंद हो जाती है। स्ट्रेन, खिंचाव मांसपेशी की चोट है। लैक्रेशन, ये भी भाई, ये त्वचा का भी लैक्रेशन, त्वचा की भी दे रखी है भाई कई जगह। और ये लैक्रेशन चीरा भी है, विदारण है। ये अस्थिभंग हड्डी की चोट है, आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भाई, फिर मिलान करो भाई, सप्रेन, सट्रेन, एवल्यूजन, इंसिजन। तो सप्रेन क्या है भाई, अभी बताया था
सप्रेन लिगामेंट, इंजरी ऑफ लिगामेंट, ये हो गया भाई ए का 3। सट्रेन क्या है भाई? टेंडन की इंजरी है सट्रेन, टेंडन की इंजरी है, मसल की इंजरी है सट्रेन। जो मांसपेशी, टेंडन क्या होता है भाई? जहाँ मांसपेशी और हड्डी जुड़ती है, टेंडन। स्ट्रेन बी का हो गया 4। तो भाई इसमें एक ही है जो ए का 3 है भाई, डी ऑप्शन है सप्रेन। सप्रेन है लिगामेंट ऑफ इंजरी भाई, आपको ये याद रखना है, सप्रेन है लिगामेंट इंजरी, सट्रेन है लिगामेंट इंजरी ऑफ टेंडन। और आगे भाई एवल्यूजन है ए पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर टर्न ऑफ बट स्टिल अटैच द बॉडी। ठीक है भाई। आगे है इंसीजन, ये इसका है कट मेड बाय शार्प ऑब्जेक्ट, ये सीधा घाव होता है इंसीजन, आपको ये याद रखना है भाई। इंसीजन सीधा घाव है, तो इसका राइट आंसर क्या बना? इसका राइट आंसर बन गया भाई सप्रेन लिगामेंट की चोट है, सट्रेन टेंडन की चोट है, इल्यूजन है ए पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर टर्न ऑफ बट स्टिल अटैच द बॉडी। अगला भाई इंसीजन, ये सीधा कट लगना त्वचा में किसी पैनी चीज़ से, पंचर भी हो कहा जाता है इसे भाई, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं। चलो भाई एक क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूँ। धीमा मारक क्या है? धीमा मारक क्या है? स्लो किलर कहलाता है। हेपेटाइटिस, पहले बता देता हूँ, हेपेटाइटिस एक रोग है किसका? लीवर का, जिसमें लीवर की कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। ये कई प्रकार का, हेपेटाइटिस ए, बी और सी। ये पीलिया भी हेपेटाइटिस का ही प्रकार है, हेपेटाइटिस पीलिया ही है। तो भाई आपको बताना है इनमें से स्लो किलर किसे कहा जाता है। आपके लिए प्रश्न है, इतना मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन और हेपेटाइटिस सी। तो भाई ये अलग अलग ही पीलिया के प्रकार हैं जिसमें लीवर की कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। तो भाई इनमें से कौन सा स्लो किलर कहलाता है? आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। आपने पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था, आपने बिल्कुल सटीक जवाब दिया कई विद्यार्थियों ने। इससे ये पता चलता है आप कितने एक्टिव हैं। धीमा मार्क कहलाता है। आपको जवाब देना है हेपेटाइटिस ए, बी, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन, हेपेटाइटिस सी। आगे चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा संक्रामक रोगों से संबंधित नहीं है? टीबी। संक्रामक रोग क्या होते हैं भाई? जो किसी हवा माध्यम, हवा, पानी, भोजन आदि के माध्यम से, प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से, कीटों के माध्यम से एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलते हैं, वो संक्रामक रोग होते हैं। तो भाई क्षय रोग, टीबी। टीबी के टीके की खोज की रॉबर्ट कोच ने। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जन्य रोग है टीबी, आपको ये भी याद रखना है। और जो हेपेटाइटिस है वो विषाणुजन्य है, आपको ये भी याद रखना, विषाणु जनित पीलिया। और भाई हेपेटाइटिस बी, और ये भी हृदय वाहिका, ये भी भाई संक्रामक रोग है। हृदय वाहिका कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर हृदय वाहिका कोई रोग नहीं है भाई, तो इसका राइट आंसर है हृदय वाहिका कार्डियोवैस्कुलर। ये हृदय की जो श्वसन क्षमता, हृदय के श्वसन से संबंधित है, हृदय वाहिका कार्डियोवैस्कुलर। तो राइट आंसर है हृदय वाहिका। और कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी, शरीर के हृदय की जो श्वसन क्षमता है वो क्या कहलाती है? कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी, आपको ये याद रखना है। टीबी का जो बैक्टीरिया है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टीबी के टीके की खोज और टीबी के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में एचआईवी के संक्रमण का पहला मामला, भारत में एचआईवी संक्रमण का पहला मामला एक क्लिनिक से आधिकारिक रूप से रिपोर्ट किया गया था। दिल्ली से, केरल से, चेन्नई से, कलकत्ता से। दिल्ली नहीं भाई, नई दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली नहीं, नई दिल्ली। और दिल्ली है खाली अपनी है नई दिल्ली, और दिल्ली है वो पूर्वी तिमोर की है।
और केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रम, और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, पहले मद्रास कहा जाता था। कोलकाता पश्चिमी बंगाल की राजधानी है। तो चेन्नई में इसका राइट आंसर है, चेन्नई में 1986 में यह एक मामला दर्ज किया गया। भाई 2017 तक 2.5 लाख लोग इसके वो संक्रमित थे ना, 25 लाख, और अब भाई 50 लाख लोग भारत में इससे संक्रमित हैं HIV से। HIV एड्स का वायरस है HIV, आपको ये भी याद रखना है, ये वायरस जन्य रोग है भाई। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खेलते या व्यायाम करते समय लगने वाली एक गंभीर चोट नहीं है? स्प्रेन्ड एंकल, खिंचाव युक्त पीठ, टूटी हड्डी। भाई टूटी हड्डी भी है भाई, गंभीर चोट है। खिंचाव युक्त पीठ में ज़्यादा खिंचाव आए तो हम पूरी ताउम्र के लिए लाचार हो सकते हैं भाई। मोच युक्त टखना, जो स्प्रेन्ड एंकल है वो भी गंभीर चोट है। लेकिन जो नहीं है, खरोंच, एवरेजन किसकी चोट है भाई? त्वचा की चोट है। स्ट्रॉबेरी चोट भी इसे कहा जाता है। लेकिन ना संभाला जाए तो, और जो एवरेजन ज़्यादा है अगर नहीं संभाला जाए तो आगे चल कर भाई थोड़ा सा गंभीर रूप धारण कर सकती है। तो इसका राइट आंसर है खरोंच। खरोंच त्वचा की चोट है। हड्डी टूटना भी गंभीर चोट है। स्ट्रेंड बैक भी गंभीर चोट है, और स्प्रेन्ड एंकल भी। एंकल कई बार इतना ज़बरदस्त तरीके से मुड़ जाता है कि लिगामेंट पूर्ण रूप से टूट जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, दीर्घकालीन चोटें होती हैं जब कोई खेल या व्यायाम में भाग लेता है। जो जीर्ण चोटें हैं, पुरानी चोटें हैं, लंबी चोटें हैं, वे कब होती हैं? जब कोई खेल में भाग लेता है। दीर्घकाल, लघु अवधि, विद्यालय वर्षों, इनमें से कोई नहीं। जब कोई दीर्घकाल में इन चोटों में भाग लेता है, क्रोनिक इंजरी, उसे हो सकती है भाई जीर्ण चोट। आपको ये याद रखना है। चोटें भी समय अवधि के आधार पर हैं भाई लघु अवधि की, मध्य अवधि की और दीर्घ अवधि की चोटें अलग अलग, इस प्रकार टाइमिंग के आधार पर, उनकी गंभीरता के आधार पर इन्हें बांटा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, मोटे या भारी बच्चे शिकार हो सकते हैं। भाई मोटा बच्चा होगा। चिल्ड्रन एंड टीन्स हु आर ओवरवेट और ओबेज कैन बिकम। भाई मोटे या अधि भारी बच्चे या किशोर शिकार हो सकते हैं, विषादग्रस्त हो सकते हैं। भाई लोग मजाक उड़ाएंगे, अपनी बुरी छवि, बिल्कुल भाई आत्मसम्मान में कमी मानेंगे या आत्मसम्मान पर चोट मानेंगे, लोग मजाक करेंगे। उपरोक्त सभी। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो उपरोक्त सभी, क्योंकि जो ओवरवेट बच्चे हैं विषादग्रस्त भी डिप्रेशन में रहने लग जाएंगे कि भाई तू मोटा है, लोग तेरी मजाक करते हैं। उनकी अपनी बुरी छवि, ये भी हो सकता है वो उनकी अपने आप में एक बुरी छवि, वो अपने आप की एक बुरी छवि बना लेंगे, आत्मसम्मान में कमी महसूस करेंगे। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं दोस्तों, शराब वजन कम करने के लिए अनुकूल नहीं है क्योंकि इसमें होती है। शराब वजन कम करने के वेट रिड्यूज करने के लिए अनुकूल नहीं है क्योंकि इसमें होती है कैलोरी की निम्न मात्रा, कैलोरी की उच्च मात्रा, अपाच्य कैलोरी, उपरोक्त सभी। तो भाई मात्रा इतनी नहीं है, लेकिन जो इसमें जो क्या है वही अपाच्य कैलोरी होती है। ये इसका राइट आंसर है शराब में। ये नहीं भाई, ये मत सोच जाना कहीं कि भाई हमारे जो हमें पढ़ाने वाले हैं सर की शराब पीते हैं। आज तक भाई मैंने कभी शराब का सेवन नहीं किया जीवन में। हमारा एक स्टूडेंट ने भाई दारू पी कर फ़ोन कर रहे हैं, शराब पीकर मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं। पीछे जब PTI का एग्ज़ाम था तो भाई ये नहीं भाई, ये सरस्वती का मंदिर है, इसमें शराब पी कर ये क्वेश्चन पूछना और कुछ बोलना, ये गलत बात है भाई। अपाच्य कैलोरी होती है शराब में, जो डाइजेस्ट नहीं कर पाता और जिससे ओवरवेट होता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। एक व्यक्ति को मानसिक या शारीरिक रूप से उत्तेजित करने वाले रासायनिक पदार्थ कहलाते हैं। दवाई नहीं भी, दवाई मेडिसिन तो किसी भी चीज़ की हो सकती है।
टैबलेट्स, गोलियां भी किसी भी चीज़ की हो सकती हैं, औषधि, ड्रग्स, केमिकल संयोजन, केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भाई? औषधियाँ, ड्रग्स। ड्रग्स ही मानसिक या शारीरिक रूप से उत्तेजित करते हैं, जो स्टिमुलेंट हैं, आपको ये याद रखना है। एम्फेंटाइन जैसे हैं भाई, ये एम्फेंटाइन क्या करता है? ये भी एकदम उत्तेजित कर देता है, प्लेयर इसे यूज करते हैं। लेकिन भाई इनकी आगे चलकर आपको भारी हानि उठानी पड़ सकती है। हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, वो उनके भी जो स्टूडेंट हैं उनको ये बताना चाहिए कि भी जो आप स्टिमुलेट होने के लिए जो ड्रग्स यूज़ करते हैं उत्तेजित होने के लिए, वो आगे चलकर आपको बहुत गंभीर परेशानी दे सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। बुरे भोजन व्यवहार के विकास के लिए गंभीर कारक है। बुरे भोजन व्यवहार यानी कि भाई बैड ईटिंग बिहेवियर, यानी कि बुरी तरह से खाना के विकास के लिए गंभीर कारक है। पतला शारीरिक द्रव्यमान, लीन बॉडी मास के लिए नहीं भाई। पोस्चर डिफॉर्मिटीज यानी कि आसन विकृतियाँ नहीं भाई। आसन विकृतियाँ होंगी पौष्टिक भोजन की कमी के कारण, यानी भोजन के बैड ईटिंग बिहेवियर के कारण नहीं भाई। बैड ईटिंग बिहेवियर के कारण नहीं होंगी आसन विकृतियाँ। आसन विकृतियाँ होंगी भोजन की पौष्टिकता की कमी के कारण। मोटापा, मैसोमर्फी होते हैं भाई फिट। जो इसका राइट आंसर है वो क्या भाई? मोटापा। ओबिसिटी इसमें हो जाएगी, क्योंकि आप बुरी तरह से खाएंगे तो आपका शरीर उस कैलोरी को खर्च नहीं कर पाएगा और आप मोटापे का शिकार हो जाएंगे। आसन विकृतियाँ भाई भोजन की पौष्टिकता की कमी के कारण होंगी और व्यायाम की कमी के कारण होंगी, और गलत उठने बैठने, अपने कार्य करने के गलत ढंग के कारण होंगी। आगे चलते हैं दोस्तों। और मैसोमर्फी किसने बताया भाई? मैसोमर्फी शेल्डन ने। एक्टोमैसो अगला है आक्रामकता। सोशियोलॉजी से है क्वेश्चन है। सोशियोलॉजी का जनक ऑगस्टस काम्टे है भाई। सोशियोलॉजी दो शब्दों से बना है। सोसिस जो लैटिन भाषा का शब्द है, और लोगस जो ग्रीक भाषा का शब्द है। सोशियोलॉजी को भाई कुछ विद्वानों ने ग्रीक और लैटिन भाषा की अवैध संतान कहा है सोशियोलॉजी शब्द को। तो सोशियोलॉजी का जनक ऑगस्टस काम्टे। सोशियोलॉजी जो शब्द है, सोसिस जमा समाज और लोगस मैंने अध्ययन, समाज के मानवीय व्यवहार के आपसी संबंधों का अध्ययन ही सोशियोलॉजी है। आक्रामकता मनुष्य के आंतरिक व्यवहार का एक भाग है। बिल्कुल भी हम एग्रेसिव हो जाते हैं, ये हमारा पार्ट है। कभी खुश भी होते हैं तो कभी एग्रेसिव भी हो जाते हैं, कभी शांत भी रहते हैं। एक हद तक इसे रूप में स्वीकार किया गया है। एग्रेशन इज पार्ट ऑफ मैंस इंस्टिंक्टिव बिहेवियर एंड एक्सेप्टेबल टू एन एक्सटेंट एज। आक्रामकता मनुष्य के आंतरिक व्यवहार का एक भाग है। इसे एक हद तक किसके रूप में स्वीकार किया गया है? सामाजिक व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार, समग्र व्यवहार, प्राकृतिक व्यवहार। तो आप अपना राइट आंसर लगा लीजिए। तो भाई ये कैसा आक्रामकता को इसे स्वीकार भी कर लिया गया, कैसा, किस व्यवहार में? एक सामाजिक व्यवहार में, व्यक्तिगत व्यवहार नहीं भाई, सामाजिक। सोशियोलॉजिकल जो बिहेवियर है, आक्रामक हम हो जाते हैं कई बार भाई, ये तो मनुष्य का नेचुरल वो है भाई, आक्रामकता भी हो जाती है। तो इसे सामाजिक व्यवहार के रूप में एक हद तक ही स्वीकार कर लिया गया है कि भाई ये जो बिहेव है ये सामाजिक है, एक प्रकार का। ये को किसी से भी इसकी वो की जा सकती है, भी कोई आक्रामक हो जाए, वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सोसिस जमा लोगस। सोसिस शब्द लैटिन भाषा का है, लोगस ग्रीक भाषा का। अगला क्वेश्चन है, आप हिंदी में पढ़ोगे तो देखो कितना मुश्किल है, और इंग्लिश में पढ़ते ही आप कहोगे बहुत आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने शक्ति के विकास के लिए, यानी कि पावर के को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण की समगतिकीय विधि शुरू की? अब किसी को समझ में आ जाएगा भाई प्रशिक्षण की समगतिकीय विधि। द आइसोकाइनेटिक मेथड ऑफ ट्रेनिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। अब आपको आसानी से आ गया भाई आइसोकाइनेटिक मेथड किसने दिया भाई? प्लेटो ने। ये भी थोड़ा सा, प्लूटो तो एक ग्रह है,
प्लेटो है भाई, प्लेटो को क्या मानेगा भाई? आदर्शवाद का जनक प्लेटो है, और प्लेटो ने रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी। आपको ये भी याद रखना है। जैकबसन, बैरन पियर द कोबर्टिन जो थे वे ओलंपिक खेलों के जन्मदाता थे, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता जे पेरिन। तो भाई जो आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग है वो किसने दी? 1968 में जे पेरिन ने दी। आपको ये भी याद रखना है भाई। आइसोकाइनेटिक समगतिकीय विधि, समगतिकीय हिंदी में आइसोकाइनेटिक को कहा जाता है। आपको ये याद रखना है। ये शक्ति के को यानी कि पावर को डेवलप करने के लिए किसने दिए? 1968 में जे पेरिन ने। और आइसोमेट्रिक एडिंगर तथा म्यूलर ने, आइसोटोनिक डीलून ने 1954 में, और आइसोमेट्रिक 1953 में एडिंगर तथा म्यूलर ने। आपको ये भी याद रखना है। आइसोकाइनेटिक का दूसरा नाम, इनका दूसरा नाम भाई समशक्ति ना साइबैक्स है। साइबैक्स इनका दूसरा नाम है साइबैक्स। आइसोकाइनेटिक व्यायाम को साइबैक्स भी कहा जाता है। और आइसोटोनिक का दूसरा नाम है समशक्ति जोर। आपको ये भी याद रखना है भाई। एक क्वेश्चन है, और जो सर्किट ट्रेनिंग कब दी गई? सर्किट ट्रेनिंग एडमसन तथा मॉर्गन ने, पहले सभी बुकों में 1957 मिलेगा, लेकिन अब नेट पर 1953 दिखा रहा है। आप इसमें भी करेक्शन कर लीजिए, कई विद्यार्थी पूछते रहते हैं। मैंने बताया भी था कि पहले सभी बुक्स में 1957 है, और अब 1953 नेट पर दिखा रहा है एडमसन तथा मॉर्गन ने। आप उसको भी ठीक कर लीजिए। और आइसोमेट्रिक जो व्यायाम है एडिंगर तथा मुल्लर 1953, और आइसोटोनिक जिसे समशक्ति जोर भी कहा जाता है उन्हें डी लून ने दिया 1954 में। और समगतिकीय यानी कि आइसोकाइनेटिक 1968 में पेरिन महोदय ने। आइस स्केटिंग करना, ये जो आइसोकाइनेटिक व्यायाम है ये भाई मशीनों की सहायता से की जाते हैं। आइस स्केटिंग करना इसका एक अच्छा उदाहरण है। आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। हृदय वाहिनी तंत्र का पंप करने का अंग है। द ऑफ हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हृदय का जो पंपिंग है भाई, प्रंकुचन होता है, सिकुड़ना होता है 0.3 और फैलना होता है 4 से 5 सेकंड में। भाई जो कार्डिक साइकिल है 0.6 से 1 सेकंड तक इसका टाइम माना गया है। जब रिलैक्स होते समय ज़्यादा हार्ट टाइम लेता है और सिकुड़ते समय कम टाइम लेता है। आपको ये याद रखना है। तो हृदय को पंप करने वाला अंग है भाई, हृदय वाहिनी तंत्र का पंप करने वाला अंग है हृदय की मांसपेशियां, रक्तवाहिका, कक्ष, चिकनी मांसपेशियां। तो भाई हृदय मांसपेशियां, कार्डिक मसल ही हृदय को चलाती हैं। कार्डिक मसल काम करती रहती हैं 24 घंटे, सिकुड़ना और फैलना, और यही इसको खून को पंप करती हैं। आपको ये भी याद रखना है। हृदय का वजन है 250 से 300 ग्राम महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए 300 से 350 तक। और एक अच्छे एथलीट का हार्ट भाई 500 से 550 ग्राम तक भी हो सकता है। और जो नॉर्मल है 5.5 लीटर तक खून पंप करता है हृदय, 5 से 5.5 लीटर तक। एक उसमें एक प्रकुचन और संकुचन में जो रक्त की मात्रा छोड़ता है 17 ml तक है नॉर्मल आदमी। और भाई नॉर्मल आदमी 15.6 तक व्यायाम करते समय, और एक जो एथलीट हार्ट है वो 22 लीटर से लेकर और ऊपर कितना भी ज़्यादा पंप कर सकता है। आपको ये भी याद रखना है। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपरले जो चैम्बर है उन्हें आलिंद कहा जाता है, और निचलों को नीले कहा जाता है, वेंट्रिकल कहा जाता है। आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी को किस माध्यम से मापा जाता है? पर्सनैलिटी में क्या आता है भाई? आपकी बॉडी की बनावट है, आपका हेयर स्टाइल है भाई, आपकी ओढ़ने पहनने का ढंग है, बोलने चालने का है, आपका ज्ञान है, सभी आल ओवर जो चीज़ है वो आपका व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी को किसके माध्यम से मापा जाता है? ऑब्जर्वेशन, पर्यवेक्षण के माध्यम से मापा जाता है भाई। रेटिंग, दरांकन, ये भी भाई प्रोजन तकनीक, प्रोजेक्टिव टेक्निक, ये सभी। तो भाई जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो में ये सभी आ जाएंगे, ऑब्जर्वेशन भी, रेटिंग भी और प्रोजेक्टिव टेक्निक भी।
तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। और भाई ये वंशानुक्रमण और वंशानुक्रमण गुणा में वातावरण से मिलकर क्या बना है भाई, पर्सनैलिटी बनती है। यही इसके लिए उत्तरदायित्व है भाई। जो हमारी 70-80% पर्सनैलिटी जो हमारा व्यक्तित्व है वो हमें अपने पूर्वजों से ही मिला होता है भाई। आगे चलते हैं। उसके बाद वातावरण और डाइट भी और आपका रहन सहन भी किस उसमें आप पढ़े हैं, ये भी उस पर डिपेंड करता है। आगे चलते हैं दोस्तों। खेल कूद के बड़े आयोजन, स्पोर्ट्स मेगा इवेंट लोगों के बड़े समूह को एकत्रित प्रदर्शनों में एक साथ लाते हैं। भागीदारी, बिल्कुल ठीक भाई। बड़े उसमें भागीदारी होगी लोगों के बड़े समूह की, बड़े इवेंट में जन समूह की भागीदारी, बिल्कुल। दर्शक भी होंगे और भाई ऑर्गेनाइजर भी होंगे, कोच भी, ये सभी। तो बड़े खेल कूद आयोजन लोगों के बड़े समूह को एकत्रित प्रदर्शनों में एक साथ लाते हैं। भागीदारी भी होगी भाई, जनसमूह की भागीदारी भी होगी, कोच भी होंगे और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। मेगा इवेंट में ये सभी किसी न किसी रूप में जुड़े होंगे और इनका किसी न किसी रूप में इनकी भागीदारी होगी, चाहे दर्शक के रूप में है, ऑर्गेनाइजर के रूप में है, खिलाड़ी के रूप में है, कोच के रूप में है। तो भाई उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। विटामिन की खोज किसने की? कैजिमर फंक, ल्योनिन जे ब्रिजिलियास, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी भाई? कोशिका की, 1665 में। शरीर की सबसे छोटी जीवित इकाई है कोशिका। जे ब्रिजिलियास ने किसकी करी भाई? प्रोटीन की खोज जे ब्रिजिलियास और मुल्डर ने नामकरण माना जाता है भाई। और जो विटामिन की आवश्यकता बताई ल्योनिन ने और कैजिमर फंक ने 1912 में विटामिन की खोज की कैजिमर फंक ने। आपको ये भी याद रखना है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं भाई। एक तो जल में घुलनशील हैं बी और सी, और वसा में घुलनशील हैं ए, डी, ई, के। तो हमारे शरीर को 13 प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता होती है भाई। बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनोल, सी का है स्कॉर्बिक एसिड, डी का है कैल्सीफेरोल, ई का है टोकोफेरोल और के का है फाइनोक्विनोन। के की कमी से होता है रक्त का थक्का न जमना, ई की कमी से जनन संबंधी रोग, बांझपन हो जाता है, डी की कमी से ऑस्ट्रोमेलेशिया, ऑस्ट्रोपोरोसिस और सूखा नामक रोग हो जाते हैं, ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, सी की कमी से स्कॉर्बिक एसिड की स्कर्वी। और अब आगे भाई बी कॉम्प्लेक्स में कई प्रकार के विटामिन है। B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लोविन, B3 नियासिन, B5 पेंटाथोनिक, B6 पैराडॉक्साइन, B7 बायोटीन, जिसे विटामिन एच भी कहा जाता है भाई। B7 को आपकी परीक्षा में आया था और मैंने स्पेशल अपनी जो विटामिन वाली वीडियो उसमें बता रखा है। विटामिन B7 को विटामिन एच भी कहा जाता है। B9 भाई फोलिक एसिड, B12 साइनोकोबाल्मिन। आपको ये याद रखना है। B1 की कमी से बेरी हो जाता है, B2 की से भाई त्वचा संबंधी रोग, B3 की कमी से पैलेग्रा और भाई बालों का सफ़ेद होना, B3, B5 और B12 भी आता है भाई इसमें। B6 और 12 की कमी से मेगाबोलिस्टिक एनीमिया हो जाता है भाई। और फोलिक एसिड इसकी कमी से कब्ज वगैरह हो जाते हैं। आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? यूनिसेफ की स्थापना कब हुई भाई? 11 दिसंबर 1945, 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1947, 11 दिसंबर 1948। आप अपना आंसर लगा लीजिए। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है भाई, आपको ये याद रखना है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, USA में न्यूयॉर्क में है। और ये UN की ही संस्था, UN के प्रमुख हैं एंटोनियो गुतारेस। और जो इसकी स्थापना कब हुई भाई? आपको ये बताना है। इसकी स्थापना कब हुई भाई? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई भाई। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है।
इसकी जो प्रमुख हैं वो कौन है भाई? हेनरीटा एच फोरे इसकी जो प्रमुख है। शिकागो में इनका जन्म हुआ था। और न्यूयॉर्क भाई अमेरिका का एक शहर है। और यूनिसेफ ये बच्चों के लिए कार्य करती है ये संस्था, आपको ये याद रखना है भाई। इससे रिलेटेड इसकी स्टेटमेंट भी पूछी जाती हैं, आपको वो भी याद रखनी है। आगे उनके बारे में भी क्वेश्चन बनाऊंगा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ भाई? न्यूयॉर्क में। हेनरीटा एच फोरे इसकी प्रमुख हैं और 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई। और जो WHO है उसका मुख्यालय है जिनेवा में, 7 अप्रैल 1948 को उसकी स्थापना। और यूनेस्को का मुख्यालय है भाई पेरिस में, आपको ये भी याद रखना। फाओ का मुख्यालय रोम में है और ILO का जिनेवा में। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी यह सीरीज समाप्त होती है। लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बने हुए रहिए हमारे साथ। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।